देश में फैले आतंकवाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम पहली बार सीधे तौर पर लिया गया है। यह नाम सामने आया एक पत्रिका द कैरेवन की तरफ से। पत्रिका ने दावा किया है कि मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस में धमाके के आरोपी असीमानंद ने इंटरव्यू में मोहन भागवत का नाम लिया है और जिसकी ऑडियो टेप उसके पास है, जबकि आरएसएस ने इन टेप्स को फर्जी करार दिया है। बम धमाकों को क्या मोहन भागवत का आशीर्वाद था? आरएसएस को क्या धमाकों के बारे में जानकारी थी? आरएसएस के टॉप लीडर्स क्या धमाका करने के लिए भड़काते थे? क्या बम धमाकों की कड़ी इंद्रेश कुमार और मोहन भागवत तक जाती है? ये हैं कुछ सवाल जो पत्रिका द कैरेवन की ताजा रिपोर्ट के बाद उठकर खड़े हुए हैं। पत्रिका ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। पत्रिका ने आरोप लगाए हैं मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस में धमाकों के आरोपी स्वामी असीमानंद के हवाले से। कैरेवन पत्रिका ने प्रेस रिलीज कर दावा किया है कि उसकी पत्रकार लीना गीता ने 2 साल में 4 बार असीमानंद का इंटरव्यू लिया है। कुल 9 घंटे 26 मिनट का इंटरव्यू लिया गया। आखिरी 2 इंटरव्यू में असीमानंद ने दोहराया कि उसे आतंकी गतिविधि चलाने के लिए आरएसएस के टॉप लीडर्स ने संकेत दिए थे, जिनमें मोहन भागवत तक शामिल हैं, जो फिलहाल आरएसएस प्रमुख हैं और जो उस वक्त महासचिव हुआ करते थे। कैरेवन पत्रिका ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए 2 ऑडियो भी जारी किए हैं। ये उस इंटरव्यू का हिस्सा है जो 9 जनवरी 2014 को अंबाला सेंट्रल जेल में लेने का दावा किया गया है। मोहन भागवत, इंद्रेश और सुनील ये सभी शबरी धाम में मिलने के लिए आए। सुनील ने भागवत जी से कहा, थोड़ा हिंदू का आक्रमण होना है। संघ से जुड़े हुए लोग हैं जो ये विचार रखते हैं। जो भी होगा हम तक ही रखेंगे, संघ से इनको जोड़ेंगे भी नहीं। आपसे कोई मदद नहीं लेंगे। आप अधिकारी हैं इसलिए आपको बता रहे हैं कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। तब मोहन जी और इंद्रेश दोनों ने कहा कि यह बहुत अच्छा है, जरूरी है। संघ से नहीं जोड़ना, संघ नहीं करेंगे। हिंदुत्व के लिए भी ऐसा कोई है, संघ का ये विचार नहीं है। तब उन्होंने कहा, स्वामी जी आप ये करेंगे तो हम निश्चिंत होगा, कोई गलत नहीं होगा, क्रिमिनलाइजेशन नहीं होगा। आप करेंगे तो क्राइम करने के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं लगेगा, आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा रहेगा। बहुत जरूरी है ये हिंदू के लिए। आप लोग करो, आशीर्वाद है, इससे आगे कुछ भी नहीं। द कैरेवन पत्रिका ने प्रेस रिलीज जारी करके दावा किया है कि मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार ने आशीर्वाद दिया और इसी के बाद स्वामी असीमानंद ने धमाके की योजनाओं को अंजाम दिया। दूसरा हिस्सा 17 जनवरी की बातचीत में से जारी किया गया है। फिर क्या हुआ कि मोहन जी बोले कि आप काम कर सकते हैं। इंद्रेश जी बोला कि हां आप काम कर सकते हैं। सुनील को लेके आप काम कर सकते हैं, पर हम लोग नहीं रहेंगे। आप हैं तो हम लोग आपके साथ हैं, ये आप मान लेना। आप जो करेंगे गलत नहीं होगा, दिशा ठीक रहेगा। ये मैंने भारत को बताया और भारत ने सीबीआई को बताया। मैं हैरान था कि सीबीआई को ये सब कैसे मालूम। मैं, सुनील, भागवत जी और इंद्रेश हम शबरी धाम में मिले थे, ये बात हुई। ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि सीबीआई को ये सब पता था। 2005 में सूरत मीटिंग के बाद ये हुआ, दिवाली के पास। जिन लोगों के नाम हैं उनमें से आरएसएस के प्रचारक सुनील जोशी की हत्या हो चुकी है, जबकि असीमानंद धमाकों के आरोप में जेल में बंद हैं। इंद्रेश कुमार संघ के बड़े पद पर हैं, जबकि मोहन भागवत संघ प्रमुख बन चुके हैं। आरएसएस ने इस पूरे टेप की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। आरएसएस ने इस दावे को भी खारिज किया है कि मोहन भागवत या इंद्रेश कुमार ने धमाकों के लिए कभी आशीर्वाद दिया है। द कैरेवन का दावा है कि 2005 में असीमानंद को आरएसएस ने सम्मानित भी किया था और आरएसएस ने धमाकों में असीमानंद का नाम आने के बाद कभी यह सम्मान वापस नहीं लिया है। द कैरेवन ने असीमानंद के हवाले से दावा किया है कि अब भी आरएसएस से जुड़े वकील उसे कानूनी सहायता दे रहे हैं। तो मालेगांव धमाकों और समझौता एक्सप्रेस में जो धमाके हुए थे उसके पीछे क्या मोहन भागवत की इस पर क्या मोहर थी, ये खुलासा किया है द कैरेवन मैगजीन ने। लेकिन हुआ क्या था? महाराष्ट्र के मालेगांव में 8 सितंबर 2006 को कई धमाके हुए थे। सिलसिलेवार तरीके से धमाकों में 37 लोगों की मौत हुई थी, 125 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। शुरुआत में महाराष्ट्र एटीएस ने 9 संदिग्धों को पकड़ा था, क्योंकि मालेगांव में धमाके हुए थे तो महाराष्ट्र एटीएस ने 9 संदिग्धों को पकड़ा। धमाके में हिंदू संगठनों का हाथ, ये स्वामी असीमानंद ने बताया था कि हिंदू संगठनों का हाथ है इन धमाकों में। नवंबर 2012 में
मोका कोर्ट से 9 संदिग्धों को जमानत। मकोका कोर्ट से 9 संदिग्धों को जमानत मिल गई। 12 में से असीमानंद कोर्ट में अपने बयान से फिर मुकर गए। पहले उन्होंने कहा था कि हिंदू संगठनों ने इसको अंजाम दिया। मालेगांव धमाकों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई। महाराष्ट्र एटीएस से एनआईए ने जांच ले ली। 29 दिसंबर 2012 को आरोपी मोहन सिंह गिरफ्तार किया गया और मई 2013 में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस पूरे मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। चार्जशीट में स्वामी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम नहीं था। जो आरोप पत्र दाखिल किया गया उसमें स्वामी असीमानंद और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम नहीं था। दूसरा धमाका जो समझौता एक्सप्रेस में हुआ, जिसमें नाम आ रहा है मोहन भागवत का, क्योंकि मोहर थी। 19 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में धमाके हुए थे। 2007 को अटारी जा रही ट्रेन में पानीपत के पास 2 धमाके हुए थे। समझौता एक्सप्रेस में 2 बोगियों में धमाके से 68 लोगों की मौत हो गई थी। 50 लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कसूरी के दौरे से एक दिन पहले यह धमाका हुआ था। समझौता एक्सप्रेस में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा पर शुरुआती शक किया था। अटारी जा रही थी समझौता एक्सप्रेस जिसमें धमाका हुआ था पानीपत के पास। शुरुआती शक लश्कर तैयबा पर गया। 20 फरवरी 2007 को 2 संदिग्धों का स्केच भी इस पूरे मामले में जारी किया गया था। जो जांच चल रही थी उसके बाद 2 संदिग्धों का स्केच जारी किया गया था 20 फरवरी 2007 को। 2008 में कर्नल प्रसाद पुरोहित पर शक की सुई गई थी और संगठन अभिनव भारत से जुड़ा था। प्रसाद पुरोहित, कर्नल पुरोहित जो थे वो अभिनव भारत से जुड़ा हुआ था, जिन पर शक की सुई गई थी। धमाके में इस्तेमाल सूटकेस इंदौर से निकला था। मध्य प्रदेश इंदौर से जो सूटकेस इस्तेमाल किया गया था इस धमाकों में, वो इंदौर से निकला था। असीमानंद को पंचकुला से हिरासत में लिया गया। स्वामी असीमानंद को पंचकुला से हिरासत में लिया गया था और 2010 में एनआईए का दावा था कि स्वामी असीमानंद ही है समझौता एक्सप्रेस का मास्टरमाइंड। 18 दिसंबर 2010 को असीमानंद ने गुनाह कबूल किया। मालेगांव में चार्जशीट में नाम नहीं था, लेकिन समझौता एक्सप्रेस का मास्टरमाइंड स्वामी असीमानंद 20 जून 2011 को असीमानंद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। 2011 को यह आरोप पत्र दाखिल किया गया। फरवरी 2012 को इंदौर से एक और गिरफ्तारी हुई, क्योंकि सूटकेस इंदौर का था, इंदौर से सूटकेस था, इसलिए इंदौर से भी एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया। असीमानंद के वकील जेएस राणा ने मैगजीन द कैरावैन में जो इंटरव्यू छपा है उसको संघ नेताओं को बदनाम करने की साजिश बताया है। संघ के जानकार भी इंटरव्यू को शक की नजर से देख रहे हैं, लेकिन कैरावैन पत्रिका ने इंटरव्यू के सबूत होने का दावा भी किया है। आरएसएस को बदनाम करने के लिए, आरएसएस के चीफ को इसमें फॉल्सली इंप्लीकेट करने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा गिराने के लिए ये झूठी रिपोर्ट है। मैंने स्वामी जी से वेरीफाई कराया, स्वामी जी ने मना किया, मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ये सारा फर्जी है और झूठ है। ये मैगजीन में उन्होंने ये कहा है कि आरएसएस की कोई बैठक गुजरात में थी, उसके बाद में आरएसएस के कुछ जो अधिकारी थे वह शबरी धाम देखने गए और ऐसा शबरी धाम देखने गए थे कुछ लोग, ऐसा उन्होंने पहले भी कह चुके हैं। इसके कारण से ये नहीं कहा जा सकता कोई नाम लिया, और किसी प्रकार के कोई नाम नहीं है। सब मनगढ़ंत बात है, सरासर झूठ है, क्योंकि इस प्रकार के काम करने संघ का दायित्व नहीं है, काम भी नहीं है, कभी संघ ने किया नहीं है। कोई जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे ऐसी मनगढ़ंत बातें सामने आएगी। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी को या और अन्य किसी पार्टी को ऐसा लगता होगा कि इससे लाभ होगा, तो लाभ नहीं होगा उनका। मेरा यह सवाल है कि जेल के अंदर अगर ये इंटरव्यू हुआ है तो ऑडियो टेप उन्होंने कैसे की, ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे किया? क्या जेलर की परमिशन थी उसके लिए, या और किसी प्रकार से उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया? क्या किया वो बताया लोगों को। और दूसरी बात ऐसी है कि जब एनआईए, एटीएस, सीबीआई ऐसी सारी संस्थाएं इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो इतने सालों से 2005 में उन्होंने अरेस्ट किया, इतने साल हो गए, उसके बाद में भी अभी तक उनके ऊपर चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुई, केस क्यों नहीं चली है, आर्गुमेंट्स क्यों नहीं हुए हैं? जो लोगों के सामने आना चाहिए। किसी भी प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन हम नहीं कर सकते। संघ ने कभी इस प्रकार की हिंसा का, आतंक का समर्थन नहीं किया है और इसलिए ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है। और इस प्रकार का ये जो इंटरव्यू छपा है ये 100% झूठ है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने 2 साल तक इस स्टोरी पे काम किया है और 4 बार वो अंबाला जा चुकी है और असीमानंद जी से मिल चुकी है। इन सारी बातों के रिकॉर्ड्स हमारे पास है
और ये हमने वेबसाइट पे पब्लिश भी किए हैं। तो जो भी किए हैं उन्होंने बिल्कुल अबव बोर्ड किए हैं। सारे रिकॉर्डिंग्स जो उन्होंने बनाए हैं वो बिल्कुल अबव बोर्ड है। और ये रिकॉर्डिंग्स हमने किसी फर्जी तौर पे किए नहीं हैं और ये हम साबित कर सकते हैं। तो कैरावन पत्रिका का यह दावा है कि जो इंटरव्यू किया गया उसकी ऑडियो टेप है जिसको वेबसाइट पर डाल दिया गया है, लेकिन संघ का कहना है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है फर्जी है।